हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम, मतलब संख्या और संख्या पद्धति। आपने छठवीं में और सतवीं में भी फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो इन्हीं चीज़ों का अध्ययन आज हम विस्तार पूर्वक करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम सबसे पहले कि अंक क्या होते हैं। अंक किसे कहते हैं? आपको तो पढ़ाया गया होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, लेकिन क्या अंक आपको पढ़ाया गया है? चलिए जानते हैं अंक किसे कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। इतने अंक होते हैं। हमारी संख्या पद्धति में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग होता है। अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं से बनती हैं। मतलब अंक कितने होते हैं? 10। 0 को मिला के 1 से लेके 9 तक, ये इतने ही अंक होते हैं गणित में, ठीक है। फिर इन्हीं से मिला के बड़ी बड़ी संख्याएं बनाई जाती हैं। तो आपको समझ में आया कि अंक किसे कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्राकृत संख्या। लिखा है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एंड सो ऑन। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। गिनती की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 आप गिनते हो ना, जैसे गिनती, तो 1 से स्टार्ट हो जो संख्या और अनंत तक जाए, 1, 2, 3, 4 फिर एंड सो ऑन, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो इसमें लिखा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं। मतलब आप कोई भी सबसे बड़ी संख्या बताओगे तो उससे भी 1 अंक बढ़ सकता है, 1000 अंक भी बढ़ सकता है, उससे भी बड़ी बढ़ती जाती है, अनंत होती है संख्याएं, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि संख्याएं कितनी होती हैं। ओके, ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो ये लिखा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में अंक 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्यांक परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या जो थी 1 से लेके एंड सो ऑन तक, उसमें 0 को भी मिला देने से ये पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। लास्ट वाली संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। अब हम देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। इवन नंबर वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सभी में 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब है इन सभी में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो पूरी तरह ये संख्या कट जाती है। जैसे 2 का भाग हम 2 में देंगे तो 1 आएगा, फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आएगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आएगा, 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 आएगा, ठीक है। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आएगा। ये पूरी तरह कट जाती है ना, इसीलिए ये कौन सी संख्याएं होंगी? सम संख्याएं। सम संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं। मतलब जो सम संख्या होती है उनके अंत में लास्ट नंबर पे उसे हम इकाई का अंक बोलते हैं। तो उधर 0 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, ठीक है। चलिए एक नंबर हम लिख के देखते हैं क्या कहने का मतलब। 6014। ये 6014 में इकाई का अंक ये है, ठीक है। तो ये इकाई के अंक में क्या आना चाहिए? लिखा है ना 4, तभी ये 2 से कटेगी, ये 2 से अब कट जाएगी, ठीक है। तो ये होती है सम संख्या। और एक दो देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 6013,
तो इकाई के अंक पे 3 है ना, तो इसमें 3 नहीं है, मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। मतलब ये जो संख्या है सम संख्या नहीं होगी, क्योंकि 3 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो सम संख्या होने के लिए इकाई के अंक पर कितना आना चाहिए? 2, 0, 2, 4, 6, 8। अब आगे देखते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। नोट, लिखा है विषम संख्या की इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं, जैसे 135, 137, 13,453। विषम संख्या जो होती है उसके लास्ट वाले नंबर पे ये मतलब अंत में या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 या फिर 9। तो ये कौन सी संख्याएं हो गई? अब हमने पढ़ा ऑड नंबर, विषम संख्या हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, लिखा है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जो भी ये संख्या दी हो, ठीक है, यदि वो एक से तो कटेगी ही, हर संख्या एक का भाग चला जाएगा एक का, ठीक है, स्वयं के अलावा, और इसका भी स्वयं का, मान लो ये 4 लिखा है तो 4 का भी भाग 4 में तो चला जाएगा और 1 का भी जाएगा। लेकिन यदि ये किसी और से भी कट रही है तो कौन सी संख्या होगी? भाज्य। जैसे 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही, 2 से कट रही, 2 दूनी 4, तो ये कैसी संख्या होगी? भाज्य। ये 1 से कट रहा है, हाँ ठीक है, 6 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है, 2 का भाग भी इसमें जाता है, किसी और संख्या का भाग भी हो रहा है, 3 का भाग भी हो रहा है, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। 8 में भी जाएगा 2 का, 4 का, और इसमें देखते हैं 9 में। 9 भी क्या होगी? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि देखो 1 का भाग इसमें जाएगा और स्वयं का मतलब 9, स्वयं का मतलब 9 का भी जाएगा भाग इसमें, ठीक है, लेकिन इसके अलावा 3 का भी तो भाग चला जाएगा, 3 त्रिकाई 9, तो इसीलिए कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। 10 में, 12 में, ठीक है, तो ये आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि जिसमें वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो एक से भाग जाए और उसी संख्या का खुद से भाग चला जाए, लेकिन और किसी संख्या का भाग उस पर न जाए। जैसे देखो 2 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं 2 का भाग जाएगा, तो ये कैसी संख्या होगी? अभाज्य, ठीक है। 3 में 3 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, ये भी अभाज्य होगी। 5 में भी 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, तो इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या होगी। फिर 7 में देखो 7 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं 7 का भाग जाएगा, लेकिन इसके अलावा न 2 का जाएगा, न 3 का, न 4 का, न 5 का, ना, तो इसीलिए अभाज्य संख्या कहलाएगी। 11 में भी न 2 का भाग जाएगा, न 3 का, न 4 का, न 5 का, न 6 का, न 7 का, न 8 का, न 9 का, न 10 का,
1 का भाग जाएगा और इसी संख्या का स्वयं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन सभी में से जितनी भी लिखी हैं 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच में। तो ये 25 में से 1 और स्वयं इनके अलावा और किसी भी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गई अभाज्य संख्या। अब हम आगे देखते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, ये दोनों देखो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये जुड़वा अभाज्य क्यों कहलाएंगी? क्योंकि बड़ी वाली संख्या में यदि हम छोटी वाली संख्या को घटाएंगे तो 2 आएगा। लिखा है ना कि जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, मतलब घटाने पर बड़ी वाली में छोटी वाली को घटाने पर 2 प्राप्त हो, तो वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो अब देखो 7 और 5, 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा। फिर देखो 13 में 11 घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर 19 में 17 घटाएंगे तो 2 आएगा। 31 में 29 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इसीलिए ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ओके, अब हम देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं? जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 5, 5, 7, 4, 9, 12, 13, 1, 5। देखो इसका मतलब जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समवर्तक, मतलब प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है और एंड सो ऑन अनंत तक जाती है, तो यदि मतलब कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब और कोई गुणनखंड ना होना चाहिए। मतलब इनका महत्तम समवर्तक यदि हम निकालें तो क्या होना चाहिए? इनका महत्तम समवर्तक सिर्फ 1 ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों में गुणा 1 का है ना, तो 1 का ही आएगा महत्तम समवर्तक। बाकी न 4 का 5 में मिलेगा ना कोई गुणनखंड और ना 5 का 4 में। ओके, अब इसमें भी 1 का ही महत्तम समवर्तक होगा। 4 और 9 में देखो 4 और 9 का हम इधर देखते हैं। ठीक है, 4 का देखते हैं महत्तम समवर्तक 2, ये 2 एकम 2। ठीक है, ये आया 4 में 2 गुणे 2, 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2। अब हम कितने का देखेंगे? 9 का। 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 गुणे 3, 9 में कितना आया? 3 गुणे 3। अब इन दोनों को महत्तम समवर्तक निकालना है, मतलब जो दोनों में हो गुणनखंड वही महत्तम समवर्तक होगा। तो दोनों में गुणनखंड क्या इन दोनों में से कोई है? कोई नहीं है, लेकिन 1 का गुणा तो सब में होता है, तो 1 है ना महत्तम समवर्तक इन दोनों में। तो यही लिखा है कि जिनका महत्तम समवर्तक 1 हो ऐसी संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्या मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे 8, 9, फिर 9, 10। ये सब क्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। दो क्रमागत मतलब 2 क्रम से आने वाली संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो क्या लिखा है? वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से दुगुना हो। जैसे 6 के अपवर्तकों का योग 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो कितना आएगा इसका? 12। मतलब वैसी प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक में ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों का योग, अपवर्तक मतलब गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, योग कितना आना चाहिए? संख्या से दुगुना। जैसे देखो
6 के गुणनखंड करेंगे हम, 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा और 6 से भी भाग जाएगा। ठीक है, 4 से नहीं जाएगा ना, इसलिए हमने 4 नहीं लिखा, और 5 से भी नहीं जाएगा तो 5 भी नहीं लिखा। तो अब इनका योग कितना आ रहा, 12, मतलब दुगुना है ना 6 का, इसीलिए ये संपूर्ण संख्या कहलाएगी 6। ठीक है, अब 28 को भी देखो, 28 के अपवर्तकों का योग 1 से भाग पूरी तरह जाएगा। ठीक है, तो ये एक गुणनखंड होगा 28 का, 2 का भी पूरी तरह भाग चला जाएगा, 14 दूनी 28, फिर 4 का, 4 सत्ते 28, फिर 7 चौको 28, और ये 14 दूनी 28, और 28 का खुद चला जाएगा भाग इसी में, 28 कम 28, तो ये भी तो एक गुणनखंड होगा ना। अब वर्तक होगा इसका, तो अब इनको हम यदि जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 28, 14, 7, 4, 2, 1, इनको जोड़ने पे आता है 56, मतलब ये 28 का दुगुना है, इसीलिए 28 भी क्या है, संपूर्ण संख्या है। नोट करना है 1 से 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं, 6 और 28। हमें नोट ये करना है, लिख लेना है कि 1 से 100 के बीच कितनी संपूर्ण संख्याएं हैं, सिर्फ 2, 6 और 28, ये हो गई आपकी संपूर्ण संख्या। अब हम पढ़ेंगे आगे रामानुज संख्या, रामानुजन संख्या। तो रामानुज संख्या को आप इतना जान लो कि किसे बोलते हैं, 1729 को रामानुजन संख्या बोलते हैं, रामानुज संख्या बोलते हैं 1729 को। ठीक है, जो हो गया। अब हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हों, ठीक है, या p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। जय नियम, जहाँ q बराबर ना हो 0 के तथा p और q दोनों पूर्णांक संख्या हों। उदाहरण देखिए, p/q, p/q के रूप में ये लिखी जा सकती है, p का मान है अंश और q का मान है हर, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हो संख्याएं, या फिर लिखी हो तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, जिसमें बीच में ऐसे बटा लगा हो। ठीक है, और ऊपर संख्या कोई लिखी हो, नीचे लिखा हो, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। देखो इसमें लगा ना, अब ये हमने √4 को लिखा है परिमेय संख्या। क्या आपको पता है ये परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि देखिए √4 का मतलब है 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहा जाता है, वे संख्याएं जिन्हें भिन्न p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनका दशमलव रूप कभी समाप्त नहीं होता, मतलब इनका दशमलव कभी शांत नहीं होता, समाप्त ही नहीं होता, बढ़ता जाता है। जैसे √3, √2, √7, √5, तो इनमें क्या है, इनका जो दशमलव है देखो तो ये शांत नहीं होगा, यदि हम और भाग करते चले जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं, और हम इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ओके, तो ये हो गया आपकी अपरिमेय संख्या। अब हम सब और आगे देखेंगे। लास्ट में है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3, पूर्णांक इंटीजर्स -2, -3, -2। इसको देखो, पूर्णांक किसे कहते हैं, माइनस वाली संख्याओं को मिलाना, 0 को मिलाना और प्लस वाली संख्याओं को मिलाना, इन सबको मिला के कौन सी संख्या बनती है, पूर्णांक संख्या। तो ये पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब परिमेय संख्या ये हो गई जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या √2, √3, √7, √5। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय।
इन सबको मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या का कोई अलग से परिभाषा नहीं होती। जितनी संख्याएं आप पढ़े हो उन सबको मिला देने से कौन सी संख्या बनती है, वास्तविक। कोई भी संख्या यदि आपको दिखाई दे, आप सोच सकते हो या लिखे हो, तो वो सभी संख्याएं कौन सी संख्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। देखिए लिखा है, जो भी संख्या आप सोच सकते हो, जो भी संख्या आप सोच सकते हो और उसे संख्या रेखा पर बना सकते हो, चाहे वो भिन्न हो चाहे दशमलव में आए, चाहे ऋणात्मक में हो, चाहे धनात्मक हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा संख्या और संख्या पद्धति, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, ये हमने आज जाना। अंक किसे कहते हैं ये हमने जाना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये जाना, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये जाना। तो आप इसको कॉपी में लिख सकते हो, कोर्स की इसे नोट्स बना सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गुड नाइट।